नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी काव्य जगत में। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में संकलित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के साथ, और जिसके रचनाकार हैं राजेश जोशी। बच्चों, हम कविता पढ़ें इससे पूर्व आइए पहले संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं राजेश जोशी जी का। राजेश जोशी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मैकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेज़ी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। सचमुच बच्चों, राजेश जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, मतलब कि गहन अर्थ रखती हैं। राजेश जी की कविताएं जो सामान्य जन के बहुत अधिक निकट हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनकी रचनाएं आशा की किरण देख लेती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्य को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। बच्चों, कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, आइए देखते हैं। कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है और कवि राजेश जोशी जी ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। मतलब ये कि बच्चों, इस कविता के माध्यम से जोशी जी ने बच्चों की जो स्थिति आज समाज में है, यानी बहुत छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी खेलने पढ़ने की है, उन्हें घर चलाने की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। किस तरह उनका बचपन उनसे दूर हो गया, या यूँ कहिए कि उनसे उनका बचपन छीन लिया गया, बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था अथवा ऐसी व्यवस्था किस काम की जो शिक्षा, खेल, उमंग आदि से बच्चों को वंचित ही कर दे, उनका बचपन ही छीन ले। आइए बच्चों, बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता का स्पष्टीकरण करने से पूर्व आइए पहले एक बार कविता पाठ करते हैं शुद्ध उच्चारण के साथ। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें?
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एक का एक? तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, यह था कविता पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ। आपको भी इसी तरह कंठस्थ करना है। आइए बढ़ते हैं स्पष्टीकरण की ओर। आरंभ करते हैं काव्यांश। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। देखिए बच्चों, भयंकर कड़ाके की ठंड में बच्चे सड़क पर काम पर जा रहे हैं। और मौसम कैसा है? भयंकर ठंड तो है ही, और साथ ही कोहरा भी बरस रहा है। कोहरा आप जानते हैं ना, कोहरा क्या होता है? धुंध। तो यानी बच्चे भयंकर ठंड में कोहरे से ढकी सड़क पर, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, ऐसे मौसम में बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह के समय काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि क्या कहते हैं कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जिस देश के बच्चे, जिस देश का भविष्य आगे बढ़ने से पहले ही बैठ जाएगा, जिस देश का भविष्य आर्थिक परिस्थिति से जूझता हुआ बेहद दुर्बल हो जाएगा, ज़रा सोचिए क्या होगा उस देश का भविष्य, कैसे बढ़ेगा वह राष्ट्र आगे। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे समय की यह सबसे भयानक पंक्ति है। यह तो है ही भयानक, और भयानक है इसे विवरण की तरह लिखे जाना, और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चों, इस बात को अगर हम सीधा ये कह दें किसी को कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो क्या होगा? सभी लोग इसको सुनकर नकार देंगे, क्योंकि हमने एक सामान्य रूप से इस बात को बताया है। और यदि इसी बात को सवाल की तरह पूछा जाए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तो क्या होगा? इससे निश्चित रूप से जो श्रोता है वह कुछ न कुछ सोचने पर विवश होगा, सवाल का जवाब खोजेगा अपने मस्तिष्क में कि मुझे जवाब देना है, प्रश्न मुझे मिला है, तो वह चिंतन मनन करने पर विवश हो जाएगा। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि इस बात को कि बच्चे काम पर जा रहे हैं विवरण की तरह न कहकर सवाल की तरह कहना चाहिए, क्योंकि विवरण की तरह यदि कह दिया तो केवल सूचना मात्र बनकर रह जाएगा। चलिए आगे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कवि पुनः प्रश्न करते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? जो गेंद है वह खिलौने हैं, तो बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, गेंदों से खेलते हैं। तो कवि ने प्रतीकात्मक रूप में गेंद का प्रयोग किया है सभी खिलौनों के लिए। क्या सारी गेंदें आकाश में चली गईं, मतलब कि खत्म हो गई? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि बच्चे जिनमें रुचि लेकर पढ़ते, जो बच्चों के स्कूल जाने का समय था वे स्कूल जाते, लेकिन उनके पास किताबें नहीं हैं। क्या उनकी सारी किताबें एकाएक ख़त्म हो गई? क्या उनको दीमक खा गई? दीमकों के खाने का मतलब है किताबों का समाप्त हो जाना। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? कवि पुनः कहते हैं, क्या बच्चों के खेलने के लिए जो खिलौने हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए? मतलब ये, क्या उनके लिए संसार में कोई, समाज में कोई खिलौना नहीं जिससे बच्चे खेल सकें? अपने नन्हे सुकोमल हाथों में खिलौने लेकर वे भी मनोरंजन कर सकें अन्य बच्चों की तरह? पर नहीं, कुछ भी नहीं है उनके लिए। क्या सारे मदरसों की इमारतें किसी भूकंप में ढह गई? यानी किसी भूकंप आया और स्कूलों की इमारतें गिर गई, यानी उन बच्चों के लिए जाने के लिए एक भी विद्यालय नहीं बचा कि जिसमें वो जाएं और पढ़ाई कर सकें।
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? देखिए बच्चों, बच्चों के खेलने के स्थान कहाँ हैं? घर के आंगन, मैदान, बगीचे। तो जहाँ जहाँ बच्चे खेलते हैं, क्या उनके लिए कोई स्थान बचा ही नहीं है कि जहाँ वो खेलें और अपने भरपूर बचपन को जी सकें? क्या एकाएक खत्म हो गए? पुनः कभी प्रश्न करता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? फिर इस दुनिया में क्या बचा अगर ये सब कुछ खत्म हो गया? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कहते हैं बहुत भयानक होता यदि ऐसा होता कि ये सब कुछ खत्म हो गया होता। ना बच्चों के लिए किताबें होती, ना कोई विद्यालय होते, ना खेलने के लिए खिलौने होते। तो यह स्थिति भयानक तो बिल्कुल होती, लेकिन क्या होता? भयानक है इससे भी ज़्यादा कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है बच्चों यथावत, कि वो चीज़ें अपने उसी रूप में रहना। तो कवि कहता है कि नहीं, कोई भी चीज़ नहीं मिटी है, कोई भी चीज़ खत्म नहीं हुई है। और उससे भी ज़्यादा ये भयानक सत्य है हमारे लिए कि सारी चीज़ें अपने उसी रूप में हैं, सब कुछ है, लेकिन उन बच्चों को उपलब्ध नहीं है। पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं कि अब भी समाज में उसी तरह से हज़ारों सड़कों से बच्चे गुजरते हैं, हाथ में खाने का डिब्बा लेते हैं, अपना कारखानों में, कोई ढाबों में, कोई दफ्तरों में, तो जगह जगह वे इस प्रकार से काम करने को विवश हैं। बच्चों के दो नन्हे हाथ पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने को तत्पर हैं और वो उठा रहे हैं, और जो समाज में सर्वथा अनुचित है। तो ये थे बच्चों आपकी कविता। स्पष्टीकरण के माध्यम से हमने इसको समझा, और एक बार इसके मुख्य बिंदुओं पर विचार कर लें। कविता के क्या क्या चीज़ें हमें इसमें काव्य सौंदर्य की दृष्टि से दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले आप लिखते हैं ना कि कविता का क्या नाम है? बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के बाद कवि, कवि हैं राजेश जोशी। कवि का काल कौन सा है? आधुनिक काल। भाषा खड़ी बोली, छंद मुक्त छंद, और शैली गीत, भावात्मक, चित्रात्मक, गीतात्मक। शैली के माध्यम से कवि ने इस कविता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। और बच्चों प्रश्न अलंकार भी है इसमें, प्रश्नात्मक शैली भी है। तो इस प्रकार हम काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न अगर आए तो ये सारी बातें उसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न अभ्यास, प्रश्न संख्या 1 जो पाठ्य पुस्तक में प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो भी चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। बच्चों देखो, पहली 2 पंक्तियां पढ़ने से आपको कैसा लगता है? आप बहुत सोच समझकर उत्तर लिखेंगे। आप लिख सकते हैं कि पहली 2 पंक्तियों को पढ़कर मेरे मन में बच्चों के प्रति कैसे भाव आते हैं? आपके मन में व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव जागता है। कि हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले 2 पंक्तियों को पढ़कर बच्चों के प्रति करुणा व व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव जागता है। बच्चों देखो, और क्या आता है? और मन में बच्चों की दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। जिस देश में बच्चों की स्थिति दयनीय होगी, आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर होगी, क्या होगा उस देश का भविष्य? क्या होगा उन बच्चों का भविष्य जिनके 2 नन्हे हाथ अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए निरंतर क्रियाशील हैं? बच्चों सपने तो ये बच्चे भी देखते हैं, इनकी आंखों में भी बहुत सारे सपने सजे होते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है? गरीबी के चलते उनके सारे सपने धराशायी हो जाते हैं, एक तरफ रखे रह जाते हैं। उनके सामने रहता है काम, काम और काम।
आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक पंक्ति को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, और कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो अभी अभी हमने समझा था बच्चों, जब कविता पढ़ी, तो दोबारा चर्चा कर लेते हैं संक्षिप्त रूप में कि देखो, आज समाज में जो बच्चों की स्थिति है उसका जिम्मेदार कौन है? यह समाज ही है। और इसलिए समाज को जागरूक करने के लिए, बच्चों की स्थिति से रूबरू कराने के लिए उनसे यह बात कि बच्चे काम पर जा रहे हैं विवरण के रूप में नहीं, सवाल के रूप में पूछी जानी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, किसी बात को विवरण की तरह यदि पूछा जाए तो वह मात्र सूचना बनकर रह जाएगी, और यदि इस बात को सवाल की तरह पूछा जाए तो सुनने वाला उसको ध्यान से सुनेगा और उसका जवाब देने के लिए भी सोचने पर विवश हो जाएगा और कोई ना कोई समाधान भी अवश्य देगा। तो इसीलिए विवरण के रूप में न पूछकर हमें इस बात को कैसे पूछना चाहिए? सवाल की तरह। प्रश्न संख्या 3। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? वंचित का मतलब रहित, कि आज बच्चों के पास सुविधा और मनोरंजन के साधन क्यों नहीं हैं। देखो बच्चों, इसके लिए बहुत से कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण तो उनकी आर्थिक दशा जो बेहद दयनीय है। दूसरा, वर्ग भेद, कि निम्न जाति के बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब होती है और वो पढ़ना और खेलना और विद्यालय में जाना, इन बातों से वो बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। और विद्यालय जाने के स्थान पर, खेलने के स्थान पर और पढ़ने के स्थान पर वे केवल और केवल मेहनत मजदूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। और प्रायः बच्चों, अधिकांशतः निम्न वर्ग के बच्चे ही काम पर जाते देखे गए हैं, और एक एक पैसे की जहाँ तंगी हो वहाँ सुविधा और मनोरंजन के साधनों की कल्पना करना भी असंभव है। तो इसलिए बच्चे इन सब सुख सुविधाओं से वंचित हैं। प्रश्न संख्या 4। दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता कि रोज़मर्रा के जीवन में हम बच्चों को काम पर जाते देखते हैं लेकिन कुछ भी अजीब नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? देखो बच्चों, इसके भी बहुत से कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये कि आज मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया, स्वार्थी हो गया। आत्म केंद्रित का अर्थ है केवल अपने तक सीमित रहना और अपने ही विषय में सोचना, कि आज वह इतना आत्म केंद्रित हो गया कि उसे अपने पड़ोसी की घटना की भी कोई जानकारी नहीं होती कि पड़ोस में कौन सी घटना घटित हो गई। न तो उसकी यह जानने में कोई रुचि है और न उसके पास समय है, क्योंकि आज वह अपनी ही परेशानियों में बच्चों इतना उलझा हुआ है कि उसे दूसरे की ओर देखने की फुर्सत ही नहीं है। और लोगों को कम पैसे में मजदूर मिल जाते हैं, इसलिए वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते ही नहीं हैं। उदासीनता का बहुत बड़ा कारण है ये। और यदि उठाएंगे तो फिर इस सुख से वो वंचित नहीं हो जाएंगे। कैसे सुख मिलेगा उनको कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा लिया और बहुत कम पैसे वो लेंगे, तो वो क्यों उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो और क्या है कि ऐसा क्या हो रहा है उन बच्चों के साथ कि मेहनत मजदूरी करके उनका बचपन जरूर छीनता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप सोचकर लिखेंगे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 5। आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ पर काम करते हुए देखा है? अपने आसपास आपने कहाँ काम करते हुए देखा है? बिल्कुल आपने देखा होगा। और जहाँ जहाँ देखा है आपने स्वयं सोचकर लिखना है। जैसे ढाबों पर, दफ्तरों में दिख जाएंगे आपको बच्चे छोटे छोटे चाय बेचते हुए, स्कूलों में, घरों में, बसों में,
आदि ऐसे स्थानों पर आपको छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे, तो आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6 कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। हादसा होता है बच्चों, दुर्घटना, एक बुरी घटना। देखिए, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं, है ना, और देश का भविष्य है। उन्हीं में से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब निकलेंगे, नेता। आज का बच्चा कल का नेता है। और यदि समाज में बच्चों के विकास और प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो बच्चों निश्चित रूप से उस देश का भविष्य तो अंधेरे में ही जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि जिस देश का बचपन दुर्बल होगा, कैसे करेगा वो देश उन्नति। बच्चों, उनका बचपन छीन लेना कहाँ तक उचित है। सामाजिक और कानूनन अपराध है ये सबसे बड़ा, कि बच्चों से काम कराना किसी भी तरह से नैतिकता नहीं है। तो अतः बच्चों के साथ ऐसा होना सचमुच धरती पर एक बहुत बड़े हादसे के समान है। आइए बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 7, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर आप अपने आप को रख कर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। आप बच्चों अपने आप को एक ऐसा बच्चा मानिए जो काम करता है, चाहे वो ढाबे में काम करता है, चाहे वो किसी होटल में काम करता है, और रोज़ाना घर से काम करने के लिए जाता है। और सामने देखिए किसी स्कूल जाते हुए बच्चे को, तो उसे देखकर आपके मन में क्या भाव आते हैं, तो आप लिखेंगे इसे बहुत सोच समझकर। आप स्वयं ही इसको बहुत अच्छा लिख सकते हैं कि उस समय कैसा आपको महसूस होगा। आप लिख सकते हैं कि हमारे विचार से बच्चों को काम पर जाना ही नहीं चाहिए, कि ऐसे बच्चों को काम पर भेजना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके नन्हे सुकोमल मस्तिष्क पर ऐसी घटना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और जो धीरे धीरे विद्रोह का रूप भी ले सकता है। समाज में ऐसे ही बच्चे आर्थिक अभाव और सामाजिक असमानता के कारण बच्चों बड़े होकर चोरी, आतंकवादी जैसे गलत कामों को अंजाम दे सकते हैं। यानी आतंकवाद को ऐसे ही बच्चे बढ़ावा देते हैं, चाहे वो मजबूरी ही हो गई उनकी, जब ना उन्हें पढ़ने लिखने के मौके मिलेंगे, ना वो अच्छा आदमी बन पाएंगे, और बड़े होकर भी पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, फिर वो येन केन प्रकारेण गलत तरीक़ों से पैसा कमाएंगे, और न इस प्रकार से अपने देश के अच्छे नागरिक वे नहीं बन पाएंगे। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास प्रश्न, जिन पर हमने संक्षिप्त रूप से चर्चा कर ली है। और ये हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा में केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों तक ही सीमित नहीं हैं। इनके अलावा भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और किसी भी प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो आइए कुछ लघुतरात्मक अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक कवि और कविता का नाम तो याद रखेंगे ही आप। हर कवि, हर कविता का नाम आपको सही और शुद्ध मात्राओं के साथ लिखना भी आना चाहिए। तो लघु प्रश्न सुनिएगा। पहला, किन परिस्थितियों में बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है? बच्चों किस परिस्थिति में जाना पड़ रहा है? बच्चों को भयंकर ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कोहरे से ढकी सड़कों पर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम पर जाना पड़ रहा है। कविता में किस भाषा का प्रयोग है? खड़ी बोली का। बच्चों को काम पर जाते देख कवि को कैसा महसूस हो रहा है? बच्चों को काम पर जाते देख कवि का मन दुख, निराशा और आक्रोश से भर उठता है। उन्हें पीड़ा का एहसास होता है कि देखो कैसे इन बच्चों का बचपन छीना जा रहा है। कवि किस समस्या की ओर समाज का ध्यान दिलाना चाहता है?
बच्चों के काम पर जाने की समस्या की ओर। अगला प्रश्न बच्चों, भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखे जाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, क्योंकि बच्चों का काम पर जाना समाज की सबसे भयानक समस्या है और समाज के ठेकेदार इस तरह बच्चों को काम पर जाता देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं कि जैसे बच्चों का काम पर जाना उनके लिए सामान्य सी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि ऐसे लोगों से इस बात को विवरण की तरह ना पूछकर प्रश्न की तरह, सवाल की तरह पूछना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना किस किस के लिए लाभप्रद है और कैसे? देखिए बच्चों का काम पर जाना किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है। किसको फ़ायदा होगा? और काम करने को विवश, हाँ, बच्चे ज़रूर मजदूर बनकर रह जाएंगे, उनका बचपन छिन जाएगा। इससे वो नए अच्छे नागरिक बनेंगे और नए ही देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकेंगे। हाँ, ऐसे लोगों को थोड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ऐसे लोगों को लाभ ज़रूर होता दिखाई देगा कि जो बच्चों को काम करता देख नज़रअंदाज करते हैं और बहुत कम पैसे में मजदूर के रूप में उनसे काम कराते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, यह थी हमारी कविता और कविता से संबद्ध अतिरिक्त प्रश्न। तो आपने बिल्कुल चिंतन मनन पूर्वक और विवेक पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आज के लिए इतना ही, कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।